स्टूडेंट्स इस तरीके से रॉल्स अपने दो न्याय के सिद्धांतों का निर्माण करते हैं और वो मूल स्थिति से शुरुआत करते हैं और अज्ञान के प्रति के काम में लेते हुए एक वो प्रक्रिया अपनाते हैं जिसके माध्यम से न्याय के सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। इन दोनों न्याय के सिद्धांतों के अंदर वो एक लेक्सिकल प्रायोरिटी भी देते हैं, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं कोश विषयक प्राथमिकता या जो शाब्दिक प्राथमिकता जो है वो देते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से जैसे डिक्शनरी के अंदर जो है वो अल्फ़ाबेट्स अरेंज्ड होते हैं A to Z, तो उस तरीके की जो प्राथमिकता है वो रॉल्स अपने दोनों न्याय के सिद्धांतों में भी देते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि जब व्यवहारिक रूप से न्याय के सिद्धांतों को लागू किया जाएगा तो हो सकता है कि इनमें टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हमें किसको प्राथमिकता देनी है, इसके लिए रॉल्स का मानना है कि जब पहले और दूसरे सिद्धांत के अंदर जब अगर ऐसी स्थिति होती है तो जो लिबर्टी का जो सिद्धांत है, जो स्वतंत्रता का सिद्धांत है, उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यानी रॉल्स के लिए लिबर्टी महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि रॉल्स के न्याय के सिद्धांत को लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस कहा जाता है। उसी तरीके से जब सेकंड ए और सेकंड बी जो प्रिंसिपल है, जो भेदमूलक सिद्धांत और अवसरों की समानता का सिद्धांत है, अगर इसके अंदर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो तो उनके लिए अवसरों की समानता महत्वपूर्ण है। यहाँ फिर जो रॉल्स हैं वो एक लिबरल की तरह दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके लिए सामाजिक न्याय से ज़्यादा महत्वपूर्ण अवसरों की समानता है। तो रॉल्स इस तरीके से जो है एक लेक्सिकल प्रायोरिटी जो है वो अपने दोनों न्याय के सिद्धांतों के अंदर देते हैं। इसके बाद में जो है संविधान निर्माण का काम होता है, और रॉल्स का ये मानना है कि संविधान जो है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर व्यक्तियों की स्वतंत्रता का उल्लेख होना चाहिए और साथ में जो है वो सरकार की शक्तियों का उल्लेख भी होना चाहिए। रॉल्स का ये मानना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही जो लिबर्टी है व्यक्तियों की उनको सुरक्षित रख सकता है, और इसलिए जो है उसमें क्लियर कट डिफाइन जो है लिबर्टीज़ होनी चाहिए सिटीजन्स की, और साथ में जो है वो पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट भी क्लियर कट डिफाइन होनी चाहिए, ताकि गवर्नमेंट उन पावर्स को, उन शक्तियों को जो है वो दुरुपयोग ना कर सके, मिसयूज़ ना कर सके। इसी तरीके से जब हम लेजिस्लेशन के फील्ड की बात करते हैं, जब हम विधायन के क्षेत्र की बात करते हैं, तो रॉल्स का ये मानना है कि जब पार्लियामेंट विधायन के क्षेत्र में काम करेगी तो उसका मुख्य लक्ष्य जो होगा वो होगा अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका अपलिफ्टमेंट। यानी कि वो कोशिश करेगी कि ऐसे कानून लेकर आए, ऐसे नियमों को लागू कर सके जिससे जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो लोअर क्लासेस हैं, उनको जो है वो आगे लाया जा सके। पर यहाँ उनको इसको लागू करने में ये देखना होगा कि वो जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है उसको उसका हनन न करें, उसके अनुरूप वो चीज़ें हों। आखिर में रॉल्स ने जो है वो अपनी बात को समझाने के लिए चेन प्रिंसिपल का सहारा लिया है, और रॉल्स मानता है कि जो भी कोई संस्थाएं हैं, और या जो चाहे उसको समाज भी ले लीजिए, उसके वो जब कार्य करता है तो उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो उसका वीकेस्ट लिंक है उसको मजबूत किया जाना चाहिए। तभी कोई संस्था अच्छी तरीके से काम कर सकती है, तभी समाज जो है वो आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ जो है वो एक एनालॉजी डेवलप की है रॉल्स ने चेन के बीच में, और चेन को समाज से तुलना कर कर, और उनका ये मानना है कि एक अच्छा समाज वही है जिसमें कि जो लोवेस्ट सेक्शन है वो जितना विकसित होगा उतना ही जो है वो समाज अच्छा होगा। जैसे कि जो चेन है उसकी मजबूती हम उसकी कमज़ोर कड़ी से देखते हैं, उसी प्रकार जो समाज है उसकी मजबूती हम उसके जो कमज़ोर जो बैकवर्ड सेक्शन है उससे देखते हैं। तो जितना मजबूत बैकवर्ड सेक्शन होगा समाज उतना मजबूत होगा। यहाँ जो है वो रॉल्स ने जो है वो एक महत्वपूर्ण बात कही है। रॉल्स का कहना है कि जस्टिस इज़ नॉट एन एथिक ऑफ रिवॉर्ड, रादर इट इज़ एन एथिक्स ऑफ रिड्रेस। यानी कि रॉल्स ये कहना चाहते हैं कि समाज के अंदर जो न्याय है उसका मुख्य ध्येय पुरस्कृत करना नहीं होना चाहिए, रादर उसका जो मुख्य ध्येय है वो जो गलत हुआ है उसको सही करना होना चाहिए। तो रॉल्स के अकॉर्डिंग न्याय जो है उसको जो भी गलत हुआ है उसको सही करने पर बल दिया जाना चाहिए, यानी कि जो बैकवर्ड सेक्शंस हैं उनको आगे लाने पर उसका मुख्य ध्येय होना चाहिए। अब रॉल्स कहता है कि जब जो लेजिस्लेशन का प्रोसेस है, जब कानून बनाया जाएगा
तब उस समय जो है वो जो व्हील ऑफ इग्नोरेंस की उन्होंने बात की है वो थोड़ा उठ जाएगा, वो अज्ञान का पर्दा थोड़ा उठ जाएगा, क्योंकि अब जो लेजिस्लेटर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि वो कानून किसके लिए बना रहे हैं, समाज में क्या स्थिति है। इसके बाद में रॉल्स जो है वो बात करते हैं कि किस तरीके से लॉस को लागू किया जाएगा। तो जब लॉस को लागू किया जाएगा तब अज्ञान का पर्दा पूर्णतः उठ जाएगा। व्हील ऑफ इग्नोरेंस विल बी कम्प्लीटली अपलिफ्टेड, क्योंकि जो है वो अब जब लॉस को लागू करना है तो वो पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए करना है, तो आपको स्थिति पता होनी चाहिए उनकी। तो इस तरीके से जो है हम ये देखते हैं कि रॉल्स ने अपने न्याय के सिद्धांतों का निर्माण किया है, और ये रॉल्स का मानना है कि जो न्याय है वो सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है समाज में। और इसी तरीके से जब हम न्याय के सिद्धांतों का निर्माण करेंगे और उन्हें लागू करेंगे, तभी हम जो है वो फेयर न्याय के सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं, जिन्हें हम समाज में बिना किसी प्रेजुडिस लागू कर सकते हैं। अब हम रॉल्स के न्याय के सिद्धांतों का अगर क्रिटिसिज्म देखें, तो रॉल्स क्योंकि किसी भी एक आइडियोलॉजी की तरफ झुके हुए नहीं हैं, तो हम पाएंगे कि लगभग अलग अलग आइडियोलॉजीज़ ने, जो अलग अलग थिंकर्स हैं, उन्होंने रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की आलोचना की है। जैसे मार्क्सिस्ट थिंकर्स ने रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की आलोचना की, और वो कहते हैं कि रॉल्स जो है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, और वो जो है वो केवल कुछ सुपरफिशियल चेंज जो है वो करना चाहते हैं। वो जो एक डीप इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर वो बदलाव लाने की कोशिश नहीं करते, और उदारवादी व्यवस्था का समर्थन उन्होंने किया है। इसलिए जो है वो उनके इस न्याय के सिद्धांत से जो शोषण है, जो लोअर क्लासेस का है, वो ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जो सुपर स्ट्रक्चर और जो बेस है उसकी बात नहीं करते, उसके अंदर बदलाव लाने की बात वो नहीं करते। इसी तरीके से जो लिबर्टेरियंस हैं वो रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की आलोचना करते हैं, विशेषकर जैसे नॉजिक हैं वो रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की आलोचना करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि रॉल्स के अगर हम न्याय के सिद्धांत को देखें तो वो एक वेलफेयर स्टेट का समर्थन करता है, या टैक्सेशन स्टेट का समर्थन करता है, जिसका विरोध जो है लिबर्टेरियंस करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि टैक्सेशन स्टेट के अंदर एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति के उत्थान का साधन बन जाता है, जो कि कांटियन फिलॉसफी के अगेंस्ट में है। क्योंकि कांट का मानना है कि एन इंडिविजुअल इज़ एन एंड इन हिमसेल्फ, एक व्यक्ति जो है वो अपने आप में साध्य होता है, वो किसी के लिए साधन नहीं होना चाहिए। तो इस आधार पर कांट के इस आर्गूमेंट का जो है वो सहारा लेते हुए नॉजिक जो है वो रॉल्स की आलोचना करते हैं। इसी प्रकार से जो कम्युनिटेरियंस हैं, जो समुदायवादी हैं, वो भी रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की आलोचना करते हैं, और उनका मानना है कि रॉल्स जो न्याय के सिद्धांतों का निर्माण करते हैं वो समुदाय विशिष्ट के लिए नहीं कर रहे हैं, वो एक यूनिवर्सल न्याय के सिद्धांत का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन न्याय का सिद्धांत यूनिवर्सल नहीं हो सकता, वो हमें हर समुदाय की विशिष्टता देखनी होगी, और उसी के आधार पर न्याय के सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। तो इसलिए माइकल वॉल्जर, सेंगल जैसे कम्युनिटेरियंस ने रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की आलोचना करी है। और हम देखते हैं कि जो फेमिनिस्ट थिंकर्स हैं, जैसे एस एम मुमकिन है, उन्होंने भी जो है वो अपनी किताब जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली जो है उसके अंदर रॉल्स के जो न्याय के सिद्धांत की आलोचना की है। और उनका मानना है कि पहली बात तो रॉल्स जो है जब अपने न्याय के सिद्धांतों का निर्माण करते हैं तो वो बेसिकली मेल रेफरेंसेस काम में लेते हैं। तो ये जो है वो इसकी उन्होंने आलोचना की है। और इसी तरीके से और दूसरे जो आधार है उनकी आलोचना का, वो ये है कि रॉल्स ने न्याय के सिद्धांतों का निर्माण जो है वो पब्लिक स्फेयर के लिए किया है, उन्होंने प्राइवेट स्फेयर की बात नहीं की है। क्योंकि जो फेमिनिस्ट हैं, खासकर जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं, वो मानते हैं कि जो एक्सप्लॉइटेशन जो चालू होता है वो एक्सप्लॉइटेशन प्राइवेट स्फेयर से चालू होता है, और रॉल्स अपने न्याय के सिद्धांतों के अंदर प्राइवेट स्फेयर के बारे में बात नहीं कर रहे। जो फैमिली में जो एक्सप्लॉइटेशन है उसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है, कैसे न्याय के सिद्धांतों को जो है वो प्राइवेट स्फेयर में लागू किया जाए, इसके बारे में रॉल्स ने नहीं बताया। तो इन आधारों पर रॉल्स के न्याय के सिद्धांतों की जो है वो आलोचना की गई है। पर रॉल्स के न्याय के सिद्धांत अपने आप में महत्वपूर्ण भी है। हम आलोचना कर सकते हैं रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की, लेकिन हम ये देखते हैं कि रॉल्स की जो किताब है उसने नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी को, जो मूल्य आधारित राजनीतिक सिद्धांत है, उसको वापस रिवाइव किया है, जिसकी डिक्लाइन की बात की जा रही थी। और हम देखते हैं कि रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की अपनी
महत्ता है। हम ये कह सकते हैं कि अगर हम नैतिक आधार पर देखें तो रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है वो उपयोगितावादी न्याय के सिद्धांत से ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि रॉल्स का न्याय का सिद्धांत जो है वो हर व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। हर व्यक्ति के साथ न्याय कैसे हम लागू कर सकते हैं या कैसे जो है वो हर व्यक्ति का उत्थान हम समाज में सुनिश्चित कर सकें, उसके बारे में रॉल्स कह रहा है। जबकि जो यूटिलिटेरियन है, जो उपयोगितावादी सिद्धांत है, वो हमेशा अधिकतम व्यक्तियों की बात करता है, हर व्यक्ति की बात नहीं करता। इसी तरीके से रॉल्स के न्याय के सिद्धांत में हमें जो है वो मार्केट सोसाइटी और वेलफेयर स्टेट के अंदर एक बैलेंस दिखाई देता है। इस सिद्धांत के अंदर रॉल्स जो है वो, जो रॉल्स का पहला सिद्धांत है जो लिबर्टी के ऊपर बल देता है, जो ये मानता है कि सभी के पास में सारी स्वतंत्रताएं होनी चाहिए, तो वो एक मार्केट सोसाइटी का लक्षण है। उसी प्रकार जब रॉल्स बात करता है भेदमूलक सिद्धांत के अंदर, तो वो वेलफेयर स्टेट की बात कर रहा है। तो रॉल्स जो है वो अपने सिद्धांत के अंदर बड़ी ही जो है वो कोशिश करता है कि किस तरीके से मार्केट सोसाइटी और वेलफेयर स्टेट के बीच में एक बैलेंस क्रिएट किया जा सके। इसी तरीके से रॉल्स की इस सिद्धांत की महत्ता हम इसमें देख सकते हैं कि रॉल्स जो है वो ये बात करता है कि कैसे हम जस्टिस को लिबर्टी और इक्वलिटी दोनों के साथ जोड़कर देखते हैं। इससे पहले जब जस्टिस की बात की गई है तो या तो जो है वो लिबर्टी पे अत्यधिक बल दिया गया है या फिर जो है इक्वलिटी पे ज़्यादा बल दिया गया। लेकिन रॉल्स जो है वो ये मानता है कि जस्टिस इज़ स्टैंडिंग ऑन द पिलर्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी, और तीनों के बीच में इसने जो इंटर रिलेशनशिप है इसको अपने थ्योरी के अंदर दिखाया है। तो हम ये सारी चीज़ें बता सकते हैं कि इनकी वजह से रॉल्स के न्याय के सिद्धांत जो हैं वो महत्वपूर्ण है।